हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, जो कि पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न हर लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही हम बच्चे का एग्जामिनेशन करने वाले होते हैं, बच्चे को असेस करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर होने वाली एक्टिविटी या उसकी अपीयरेंस को हम चेक करते हैं। तो इस चीज़ को असेस करना बच्चे की नॉर्मल है या एबनॉर्मलिटी, इस चीज़ को शो करता है। तो हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, असेसमेंट करने के लिए न्यूबॉर्न के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कि हमें ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए, बेस्ट स्किल होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस चीज़ ऑब्जर्वेशन करें। और ऑब्जर्वेशन में, स्किल में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी क्या एक नॉर्मल वैल्यू क्या है, और वो अगर वैल्यू घट जाए बढ़ जाए तो उसकी क्या एबनॉर्मलिटी आती है। तो हमने लिखा है इसमें, इट रिक्वायर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, स्किल एंड नॉलेज। असेसमेंट जो रिक्वायर करता है वो क्या रिक्वायर करता है? सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए और हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एंड वी अंडरस्टैंड इट अंडर 4 हेडिंग्स। और असेसमेंट को हम, असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न को 4 हेडिंग्स के द्वारा समझते हैं। तो कौन कौन सी हेडिंग्स हैं? सबसे पहले हमने देखा इनिशियल असेसमेंट बाय अबगार स्कोर। हमें सबसे पहले क्या करना, अबगार स्कोरिंग करनी है। इसके जरिए हम पता लगाएंगे बच्चे का नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी क्या है इसके अंदर। अबगार स्कोर क्या होता है अभी देखेंगे हम डिटेल से। दूसरा हमने देखा इसमें ट्रांजिशनल असेसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी पीरियड है, पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी को असेसमेंट करना, ट्रांजिशनल असेसमेंट। ट्रांजिशनल असेसमेंट का मीन्स होता है रिकॉर्ड रिव्यू। रिकॉर्ड रिव्यू रिकॉर्ड रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमने इसमें असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज। तो जेस्टेशनल एज हम जानते हैं, जेस्टेशनल एज क्या होती है। जेस्टेशनल एज होती है हमारी फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम कंजेप्शन टू बर्थ। बच्चे के कंसेप्ट होने से लेकर और बर्थ तक का पीरियड कहलाता है, जेस्टेशनल पीरियड कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखना हम फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका यानी फिजिकली एग्जामिनेशन करना, बॉडीली एग्जामिनेशन करना। हेड, स्किन, आई, इंटीग्यूमेट्री होता है इसके अंदर, मेजरमेंट होता है सारा, ईयर, नोज, पूरी चीज़ों का एग्जामिनेशन करना, फिजिकली एग्जामिनेशन करना, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपगार स्कोर। अपगार स्कोर, ठीक है। तो अपगार, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार devised अपगार स्कोरिंग या अपगार स्कोर in 1952 to assess health of newborn, ठीक है। तो अपगार स्कोर हमने देखा कि ये अपगार स्कोर, जो अपगारी स्कोरिंग के बारे में सबसे पहले बताया, किसने बताया? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने। उन्होंने ये
डिवाइस्ड की थी, यानी जो स्केल डिवाइस किया था वो किसने किया था? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने 1952 में। और इसका यूज क्या करते थे? हमने किया इसको टू असेस द हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न। इसके द्वारा हम क्या असेस कर रहे थे? हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न। देखते हैं इसके अंदर हम कैसे क्या क्या चीज़ असेस करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अपगार के अंदर हम 5 चीज़ों को असेस करते हैं। इसमें लिख लो आप APGAR, ठीक है। तो इसमें 5 चीज़ें असेस करते हैं। ए मीन्स अपीयरेंस, सेकेंड पी से पल्स या हार्ट रेट HR। इसके बाद हम देखते हैं ग्राइमेस, और नेक्स्ट देखते हैं हम एक्टिविटी, और लास्ट देखते हैं हम रेस्पायरेशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम 5 चीज़ असेस करते हैं। अपीयरेंस, पल्स यानी हार्ट रेट, ग्राइमेस का मीन्स क्या होगा आप, यानी उसके रिफ्लेक्स। ग्राइमेस मीन्स उसके रिफ्लेक्स, बॉडी रिफ्लेक्स क्या होता है? बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि रिफ्लेक्स और एक्टिविटी का हम क्या देखते हैं? उसके मसल्स टोन। क्या देखते हैं यहाँ पर? मसल्स टोन। तो इन दोनों में डिफरेंट होता है। रिफ्लेक्स होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स। कोई भी बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियसली। जैसे हम कोई चीज़ निगलते हैं तो हमारे मुंह में जब तक वो हमारे कंट्रोल में कब तक होती है? जब तक कि वह माउथ की और ये बक्कल कैविटी में यानी ओरल कैविटी में होती है। हम जानते हैं जैसे ही वो ईसोफेगस टच करती है फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ऑटोमेटिकली कहाँ तक पहुँच जाती है? स्टमक में पहुँच जाती है। तो ये क्या होता है? गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। हमारी नाक में कोई चीज़ चल जाती है, कोई भी हार्ड सॉलिड पार्टिकल्स मिट्टी का होता है, कोई बैक्टीरिया वायरस होते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा ये रिफ्लेक्स पाएगा स्नीजिंग रिफ्लेक्स। जैसे ही कोई भी चीज़ पार्टिकल अंदर जाएगा, छींक आएगी और वो वापस से बाहर आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स। एक्टिविटी में हम चेक करते हैं मसल्स टोन, यानी बच्चा कहीं लंगड़ा लूला या उसकी मसल्स काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज़ को हम किस में देखते हैं? एक्टिविटी के। और नेक्स्ट देखते हैं रेस्पायरेशन। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज़ को कैसे मार्किंग करेंगे, कैसे स्कोर देंगे। तो वो स्कोरिंग और इसके असेस करने की एक मेथड देख लेते हैं हम दोबारा से। तो हम टेबल बना लेते हैं इसमें एक। टेबल में हमें जो लिखना है, एक तरफ लिखना है हमें स्कोर, और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर लिखना है इसकी फीचर, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन, SIGN, साइन। दोनों में तो कुछ भी लिख सकते हैं, फीचर या साइन। तो स्कोर हम लिखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट इसको लिखते हैं हम 0, सेकंड लिखते हैं हम यहाँ पर 1, और थर्ड लिखते हैं हम यहाँ पर 2। तो किसको तो हम 0 नंबर देते हैं, किसको 1 नंबर देते हैं, किसको 2 नंबर देते हैं। तो पहला साइन हमने क्या देखा था इसके अंदर? अपीयरेंस मीन्स क्या होता है? कलर, बॉडीली कलर, यानी उसका स्किन का कलर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपीयरेंस माने उसकी स्किन का कलर देखते हैं। हम देखते हैं कि उसकी स्किन कैसी है। अगर कंप्लीटली बॉडी यानी कंप्लीट, हमें बॉडी कैसी नज़र आती है? ब्लू या फिर पेलर, ठीक है। ब्लू यानी साइनोसिस इंडिकेशन हो रहा है, साइनोसिस इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हमें ब्लू या फिर पेलर नज़र आती है तो हम उसको क्या नंबर देते हैं? 0। क्या स्कोर देते हैं? 0। दूसरा देखते हैं हम इसको कि अगर बॉडी तो नज़र आ रही है हमें, क्या बॉडी तो पिंक नज़र आ रही है, और एक्सट्रमिटीज़ कैसी नज़र आ रही है हमको? ब्लू, एक्सट्रमिटीज़ ब्लू। तो
तो फिर उसको हम नंबर देते हैं क्या, 1 नंबर देते हैं। और अगर बॉडी अगर हमें कंप्लीटली पिंक नज़र आती है, कंप्लीट पिंक, तो इसको हम कितने नंबर देते हैं, 2 नंबर देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेकंड अपीयरेंस के बाद क्या देखा था हमने, ग्राइमेस। ग्राइमेस सेकंड क्या देखते हैं हम इसके अंदर, ग्राइमेस। ग्राइमेस का मीन्स मैंने क्या बताया आपको, रिफ्लेक्स, बॉडी रिफ्लेक्स। ठीक है, तो बॉडी रिफ्लेक्स हम इसमें देखते हैं। अगर इसके अंदर हम देखते हैं रिफ्लेक्स के अंदर कि रिफ्लेक्स, पहले तो मैंने बता दिया आपको कि रिफ्लेक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सॉरी, अपगार के अंदर दूसरा एपी, अपगार। दूसरा क्या देखते हैं हम इसमें, पल्स। ये फिर इसको हम क्या लिखते हैं, HR, हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर लेस देन 60 है और एब्सेंट है, एब्सेंट, तो उसको हम क्या देते हैं, 0 नंबर। और अगर लेस देन 100 है तो इसको देते हैं हम 1 नंबर। और 100 और मोर देन 100, मोर देन 100, तो इसको क्या कहते हैं, हम 2 नंबर देते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ देखते हैं हम, ग्राइमेस। ग्राइमेस, ग्राइमेस का मीन्स रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स, ग्राइमेस। तो ग्राइमेस में अगर हमें जो रिफ्लेक्स नज़र आ रहे हैं, अगर रिफ्लेक्स के अंदर हमें कोई रेस्पॉन्स नज़र आता है, कोई रेस्पॉन्स नज़र नहीं आता, उसको बोलते हैं नो रेस्पॉन्स। नो रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स के अंदर तो हम उसको देंगे 0। अगर वो मिल्ड या माइल्ड या मॉडरेट तरीके से इसका रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, मिनिमम रेस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको देते हैं हम 2 नंबर। मिनिमम रेस्पॉन्स, मिनिमम रेस्पॉन्स किस चीज़ को, यानी हम उसके कुछ चीज़ पिक कर रहे हैं या कुछ ऐसे चीज थप्पड़ धर रहे हैं नीचे पीछे कुछ, या हाथ फ्लैक्स करके देख रहे हैं, तो उसको अगर वो उसमें रेस्पॉन्स देता है तो वो उसको 1 नंबर। और अगर वो टोटली अच्छे गुड रेस्पॉन्स दे रहा है तो उसको हम 3 नंबर देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, 3 नंबर। प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्स कर रहा है, प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्स, लाइक क्राइंग करना, क्राइंग करना होता है, और दूसरी भी एक्टिविटी होती हैं। अगर वो कर रहा है तो हम उसको 2 नंबर दे देते हैं। और इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, है ना, नीचे तो इसका दिख नहीं रहा, ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसमें। नीचे वाला हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ तीसरे नंबर का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर का हम ये लिखते हैं कि अगर ग्राइमेस के बाद क्या आएगा, अपगार। ए को हम ये लिख देते हैं, अपगार मीन्स एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स मैंने बताया था आपको अभी, मसल्स टोन, मसल्स टोन। मसल्स टोन हम उसकी देखते हैं। अगर मसल्स टोन नज़र आती है, यानी एक्टिविटी नज़र आती है, फ्लैसिड लिम्प नज़र आते हैं, फ्लैसिड और लिम्प, यानी फ्लैसिड का मीन्स होता है हाथ पे लटके हुए होना, लटकना,
लिम्प का मीन्स होता है लूला या लंगड़ा होना, ठीक है। तो फ्लैसिड ये नज़र आते हैं या लिम्प नज़र आती है तो उसको तो हम देते हैं 0 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर सेकंड फ्लैसिड के बाद अगर सम फ्लेक्शन, कुछ फ्लेक्शन उसके अंदर नज़र आते हैं, सम फ्लेक्शन तो इसको बोलते हैं हम 1 नंबर। और अगर वेल फ्लैक्स नजर आती है, गुड फ्लेक्शन होते हैं, गुड फ्लेक्शन तो इसको बोलते हैं हम 2 नंबर देते हैं। और लास्ट हमने देखा था इसके अंदर एक्टिविटी के बाद रेस्पायरेशन, सांस। तो अगर एब्सेंट नज़र आती है, सांस क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो उसको तो हम 0 नंबर देते हैं। अगर यह नज़र आती है कैसी, इर्रेगुलर, स्लो या इर्रेगुलर, रेस्पायरेशन नज़र आता है तो उसको हम देते हैं 2 नंबर, इसको देते हैं हम 1 नंबर। और अगर गुड रेस्पायरेशन नज़र आता है कंटिन्यूटी के साथ, कंटिन्यू रेस्पायरेशन तो उसको हम नंबर देते हैं 2। तो यह है अबगार स्कोरिंग, इसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को असेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक बेबी है, ठीक है। बेबी हमें पूरा पिंक नज़र आ रहा है, कंप्लीट पिंक नज़र आ रहा है, तो हम इसको कितने नंबर दे देंगे, 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर दे दिए। दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर पल्स फील करेंगे हम इसकी, ब्रेकियल या एपिकल, यहाँ से एपिकल पल्स फील करते हैं। और एपिकल फील करने में अगर हमें पल्स एब्सेंट नज़र आती है, मान लीजिए हमें यहाँ पर पल्स भी कितनी नज़र आ रही है, मोर देन 100, तो इसको भी हम 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ग्राइमेस यानी रिफ्लेक्स यानी जब इसके हम यहाँ पर निप्पल लगाते हैं तो उसको सक करता है ये। अगर वो प्रॉपर सक कर रहा है, दूध को पी रहा है, चूस रहा है और निगल भी रहा है प्रॉपर तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, इसके रिफ्लेक्स भी बढ़िया। रिफ्लेक्स यानी इसके स्पॉन्टेनियसली जो मूवमेंट होते हैं वो, अगर हम इसके मुंह में निप्पल लगाएंगे, मदर ब्रेस्ट लगाएंगे और उसको वो ऑटोमेटिकली सक करने लग जाता है जल्दी से, तो प्रॉम्प्टली जल्दी से सक करने लग जाता है, तो उसको हम देते हैं क्या, 2 नंबर, ठीक है। और फिर हम देखते हैं इसका एक्टिविटी में हम देखते हैं कि इसके अंदर सम फ्लेक्शन यानी इसके यहाँ पर देने पर बच्चा थोड़ा सा क्राई करता है, रोता है, हल्का रोता है, देर से रोता है, तो हम इसको नंबर दे देते हैं 1 नंबर दे देते हैं कि ये कैसा रो रहा है, सम फ्लेक्शन पाया जा रहा है इसके अंदर, यानी कुछ इसके अंदर पक्सेली पर देने पर, कमर पे देने पर, ये कुछ पे, तो ये क्राई तो कर रहा है लेकिन उसका लेट रेस्पॉन्स कर रहा है, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, लेट रेस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको हम क्या देते हैं, 1 नंबर दे देते हैं। और दूसरी चीज़ हम दे देते हैं इसमें क्या है, लास्ट रेस्पायरेशन भी इसमें क्या है, प्रॉपर आ रहा है, तो उसको भी हम 2 नंबर देते हैं। तो ऐसे इस बच्चे का कितना आ गया, 2, 4, 6, 8 और 9, इसका स्कोर कितना आ गया, 9। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल स्कोर कितना होता है, बच्चा डिप्रेस कब होता है, कैसा होता है, ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये हुई बात अबगार स्कोर की। फिर इसमें देखते हैं हम कि इसका स्कोर कितने से कितने तक होता है, मैक्सिमम कितना होता है, कितने पे क्या कहलाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मिनिमम स्कोर कितना होता है, 0। मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 10। फिर लिखेंगे हम, अगर किसी बच्चे का स्कोर आता है, इफ स्कोर इज 0 to 3, तो ये क्या कहलाएगा, डिप्रेस्ड बेबी, डिप्रेस्ड या सीवियर
सीवियर डिप्रेस्ड बेबी। ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं, इफ स्कोर इज 4 to 6 तो क्या होता है, माइल्ड या मॉडरेट बेबी। ठीक है। और थर्ड देखते हैं हम इसमें, इफ स्कोर इज 7 to 10 तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो डिप्रेशन यानी गुड बेबी, हेल्दी बेबी। ठीक है। अभी हमने देखा था उसका स्कोर कितना आया था, हमने देखा था बच्चे का, उसका स्कोर आया था 9। इसका मतलब क्या आएगा, हेल्दी बेबी। ठीक है। तो ये थी अबगार स्कोरिंग। इससे रिलेटेड, अच्छा ये कब परफॉर्म करते हैं, तो हम लिखते हैं इट परफॉर्म ऑन फर्स्ट मिनट, सेकेंड 5th मिनट, थर्ड 10 मिनट एंड लास्ट 15 मिनट। तो ये परफॉर्म करते हैं बच्चे को बर्थ होने के 1 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद और 15 मिनट बाद। ये 4 बार परफॉर्म करते हैं हम अबगार स्कोरिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम अब फैक्टर अफेक्टिंग अबगार स्कोर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अबगार स्कोरिंग को अफेक्ट करते हैं, उसके अंदर अल्ट्रेशन ला देते हैं, बदलाव ला देते हैं। तो इसमें लिखा सबसे पहले इन्फेक्शन ऑफ मदर, मैटरनल इन्फेक्शन। अगर मैटरनल इन्फेक्शन है तो हो सकता है वो इन्फेक्शन बच्चे को भी लग जाए और बच्चे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जो अबगार स्कोरिंग को अफेक्ट करती है। दूसरा हमने लिखा इमेच्योरिटी, बच्चा अगर प्री टर्म है तो भी अबगार स्कोरिंग को अफेक्ट करता है। इमेच्योरिटी, अगर वो बच्चा मैच्योर नहीं है तो भी इसको अफेक्ट करता है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, कोई भी जन्मजात प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन लग जाए या कोई और दूसरी प्रॉब्लम आ जाए ड्यूरिंग द बर्थ, तो वो भी एक प्रॉब्लम करती है अबगार स्कोरिंग में। मैटरनल सेडेशन यानी माँ के जो सेडेटिव जो ड्रग्स देते हैं या एनेस्थीसिया देते हैं, वो भी कारण बन सकता है अबगार स्कोरिंग में अल्ट्रेशन का। यहाँ पर वैसे सेडेशन से रिलेटेड मीन्स जो है वो तो माँ को जो दवाएं दी जाती हैं सेडेटिव या एनेस्थीसिया, लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्मोकिंग भी हो सकती है, एल्कोहलिज्म भी हो सकती है, टोबैको चेविंग भी हो सकता है। ये सारे ये भी क्योंकि सेडेटिव में आते हैं। अगर माँ है वो स्मोकिंग करती है या एल्कोहलिज्म करती है या फिर टोबैको चेविंग करती है, तो वो उसके बच्चे के अंदर, अगर हम जो अबगार स्कोरिंग करते हैं उसके अंदर अल्ट्रेशन आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, बच्चे के अंदर कोई भी न्यूरोमस्कुलर, जैसे पोलियो होता है, पोलियो की बीमारी के अंदर हम जानते हैं कि वो नर्व को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसमें हाथ और पैर कैसे हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर ये चीज़ आती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीएक्टिविटी। तो मैं बताया कि ट्रांजिशनल असेसमेंट क्या होता है। तो असेसमेंट यानी रिकॉर्ड रिव्यू टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो असेसमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल असेसमेंट। किस दौरान? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीएक्टिविटी। बच्चा जब एक्टिव होता है, जब वो एक्टिविटी करता है, उस दौरान जो ऑब्जर्वेशन किया है उसको रिकॉर्ड में या डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशनल असेसमेंट
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग पीरियड होते हैं, अलग अलग 3 पीरियड होते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट पीरियड हम देखते हैं, फर्स्ट पीरियड में हमने देखा इसमें भी स्टेजेज होती हैं, 2 स्टेज होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज जिसमें हम देखते हैं इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू 6 to 8 आवर्स, ये जन्म से 6 से 8 घंटे तक रहती है ये स्टेज। और इस स्टेज के अंदर हम क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, तो हमने लिखा ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर क्या क्या नॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं, नॉर्मल फाइंडिंग्स बच्चे के अंदर क्या क्या होती हैं। तो हमने देखा चाइल्ड इज़ वेरी एक्टिव, बच्चा बहुत एक्टिव होता है। अगर वो एक्टिव नहीं है तो हम समझ लेते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्राई विगरसली, बहुत तेज रोता है, लाउडली रोता है। अगर वो लाउडली नहीं रोता तो हम जानते हैं कि बच्चे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे का फर्स्ट लैंग्वेज होती है क्राइंग, अगर बच्चा नहीं रोता तो हम ये भी समझते हैं कि हो सकता है कि बच्चा स्पीचलेस हो, गूंगा हो। नेक्स्ट लिखा गिरिडली सकिंग, बहुत फास्ट दूध पीता है। टेम्परेचर सब नॉर्मल, टेम्परेचर कैसा होता है, सब नॉर्मल, यानी वो एक तरह से नॉर्मल के करीब करीब होता है। हम जानते हैं कि इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बच्चे का, कोई सा भी टेम्परेचर 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। पल्स रेट और रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज, इस समय क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एक्टिव होने की वजह से उसकी पल्स रेट और रेस्पायरेशन हाई होता है। नॉर्मल रेस्पायरेशन हम जानते हैं, अभी लिखेंगे आगे, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। पल्स रेट या हार्ट रेट बच्चे की कैसी होती है, हार्ट रेट होती है मोर देन 100, या एग्जैक्ट बात करें हार्ट रेट की तो 140 से 160 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। और रेस्पायरेशन होता है 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। अगर हम बात करें कि जब एक्टिव होता है बच्चा, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी रोता है, क्राइंग करता है और मस्कुलर एक्टिविटी करता है, तो उस समय उसका हार्ट रेट बढ़ के कितनी हो जाती है, 180 बीट पर मिनट तक हो जाती है। और जब वो स्लीपिंग मोड में होता है, सोता है, उस समय उसकी घटकर कितनी रह जाती है, 100 बीट पर मिनट। तो पल्स एंड रेस्पायरेशन इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा सीक्रेशन फ्रॉम माउथ एंड नोज, बहुत ज़्यादा सीक्रेशन नज़र आते हैं माउथ से और नोज से, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग्स होती है, ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर कुछ गलत है। स्टार्ट फीडिंग, और इस स्टेज के दौरान वो क्या करता है, फीडिंग स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, सेकेंड स्टेज, फर्स्ट पीरियड की सेकेंड स्टेज। इट स्टार्ट लास्ट 2 to 4 आवर्स ड्यूरिंग दिस, ये स्टार्ट होती है बर्थ के बाद, जैसे ही फर्स्ट स्टेज ख़त्म होती है, यानी 6 से 8 घंटे बाद, तो ये स्टार्ट होती है और ये कितनी देर तक रहती है, 2 से 4 घंटे तक। इसमें देखा ड्राउजी एंड स्लीपी, बच्चा कैसा होता है इस पीरियड के दौरान, ड्राउजी एंड स्लीपी, यानी बहुत ज़्यादा सुस्त और नींद में होगा, यानी उसको वहाँ पर नींद आ रही होगी और बहुत ज़्यादा सुस्त नज़र आएगा, ये इसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स है। TPR डिक्रीज, TPR हम जानते हैं TPR किसे बोलते हैं, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पायरेशन। TPR किसे बोलते हैं हम, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पायरेशन। टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पायरेशन, तो ये हो TPR डिक्रीज नज़र आया, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि जब बच्चा स्लीप मोड पे होता है, स्लीपिंग कंडीशन में होता है, तो उसके रेस्पायरेशन भी घट जाता है और पल्स रेट भी घट जाती है। सीक्रेशन ऑल्सो लेस, अभी देखा था हमने इससे पहले वाली स्टेज में कि वहाँ पर सीक्रेशन ज़्यादा नज़र आ रहे थे, यानी फर्स्ट स्टेज में, लेकिन सेकंड स्टेज में सीक्रेशन तो रहेंगे लेकिन वो कम हो जाएंगे। और इसके बाद लिखा हमने नॉट पासेज मेकोनियम और यूरिन, हम जानते हैं कि बच्चा फर्स्ट यूरिन पास आउट का होता है विदिन 24 आवर्स, इस पैदाइश से लेके और 24 घंटे के बीच में वो करता है। तो इस स्टेज में यानी सेकंड स्टेज तक भी यूरिन भी पास आउट नहीं करता। और मेकोनियम क्या होता है, मेकोनियम होता है फर्स्ट स्टूल या फर्स्ट फीसेज भी बोलते हैं हम इसको, फीसेज, यानी जो पहली बार बच्चा लेटिंग करता है उसको बोलते हैं हम मेकोनियम और यूरिन। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी।
रिएक्टिविटी के दूसरे फर्स्ट पीरियड की हमने बात कर ली, उसके अंदर 2 स्टेजेज हमने देखी थी, फर्स्ट और सेकंड। अब ये बात करते हैं हम सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। तो सेकंड पीरियड रिएक्टिविटी कब स्टार्ट होता है, तो हमने लिखा इट स्टार्ट व्हेन चाइल्ड वोक अप। हमने देखा था कि सेकंड स्टेज में, फर्स्ट पीरियड के सेकंड स्टेज में बच्चा कैसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ड्राउजी और स्लीपी, यानी वहाँ पर उसको नींद आ रही थी, तो वो सो जाता है और सोने के बाद जब भी वो उठता है उस समय से ये सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है। और ये कितने लेता है, लास्ट 2 to 5 घंटे तक ये पीरियड रहता है। इसमें हम असेस करते हैं इस दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो चाइल्ड विल बी एक्टिव, चाइल्ड नॉर्मली फाइंडिंग है कि चाइल्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। नेक्स्ट, क्राई वेगरसली एंड सकिंग ग्रीडली, बहुत ज़्यादा रोएगा, एक्टिवली रोएगा। जब वो एक्टिवली रोता है तो ये इंडिकेट करता है बच्चा नॉर्मल है। और उसको बहुत तेज़ भूख लगी तो जब ब्रेस्ट उसके मुंह के करीब लाया जाएगा, उसके मुंह में रखा जाएगा तो बहुत फास्ट सक करने लगेगा। तो दूसरा क्या, क्राई विगरसली एंड सक ग्रीडली। मिकोनियम एंड यूरिन पासेज्ड, मिकोनियम अभी बताया था मैंने आपको, मिकोनियम यानी फर्स्ट स्टूल पास कर चुका होता है, यानी ये 24 हार्स के करीब की बात होती है, यानी 20 हार्स ऑफ लाइफ में ये पीरियड होता है। मिकोनियम एंड यूरिन पास्ड, गैग रिफ्लेक्स विल प्रेजेंट, गैग रिफ्लेक्स विल प्रेजेंट। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है, गैग रिफ्लेक्स होता है, गैग रिफ्लेक्स यानी ये ऐसा रिफ्लेक्स होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं। क्या करते हैं, स्वेलोविंग। बच्चा क्या सीख जाता है, स्वेलोविंग, लर्न स्वेलोविंग। जब बच्चा स्वेलोइंग करने लग जाता है, यानी स्वेलोइंग हम जानते हैं निगलना, ऑटोमेटिकली कोई भी जैसे मुंह में देते हैं वो चीज़ अपने पेट तक चल जाती है, तो ये हम जानते हैं ऑटोमेटिकली होता है। जब तक मुंह में रहता है जब तक तो कंट्रोल में होता है, लेकिन मुंह से निकलने के बाद यानी जब वो अपने के इसोफेगस में आ जाता है तो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो वो जिस रिफ्लेक्स के द्वारा पेट तक जाता है उसको बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। तो गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। थर्ड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का तीसरा पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल वाइटल साइन नॉर्मल, सभी वाइटल साइन नॉर्मल होते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वाइटल साइन क्या क्या होते हैं और कौन उनके क्या क्या नॉर्मल वैल्यू होती है। नो सीक्रेशन फ्रॉम माउथ, हमने देखा था कि इससे पहले वाले पीरियड में लेस सीक्रेशन थे, यानी फर्स्ट पीरियड के सेकेंड स्टेज में कुछ सीक्रेशन बाकी थे, तो सारे सीक्रेशन हम कोई सीक्रेशन माउथ से और नोज से नहीं होता, सब नॉर्मल होते हैं। फ्रीक्वेंट पासेज यूरिन, अब वो नॉर्मली यूरिन पास आउट कर रहा है। एंड न्यू बॉर्न स्लीप फॉर 16 to 20 हार्स, और बच्चा बिना किसी दिन और रात में फ़र्क किए हुए 16 से 20 घंटे तक वो सोएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम और दूसरे जो हमने इसकी 4 हेडिंग लिखी थी, अभी हमने 2 हेडिंग कंप्लीट की है। नेक्स्ट क्लास में हम जेस्टेशनल एज का असेसमेंट करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह।